नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने धामी सरकार के आम बजट को लेकर कहा कि राज्य में विकास के लिए बजट का आकार बढ़ाना बेहद ही आवश्यक था। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि यह बजट राज्य के सर्वांगीण विकास का रोड मैप भी साबित होगा। जहां इस बजट पर संवाददाता अभय कैंतुरा ने कैबिनेट मंत्री से बातचीत की। सुनिए इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। मंत्री सौरभ बहुगुणा जी उनसे बातचीत करते हैं किस तरह से बजट का। आज मुख्यमंत्री जी ने बजट को रखा, सब 1,11,000 करोड़ से ज्यादा का बजट रहा। किस रूप में देखते हैं इस बढ़े हुए आकार? देखिए, बधाई दूंगा मुख्यमंत्री जी को और वित्त विभाग के समस्त अधिकारियों को, क्योंकि जो जनता की भावना है उसके अनुसार ये बजट लाया गया है। जनता से संवाद करने के बाद ही बजट लाया गया है। इसमें मातृशक्ति के लिए और सशक्त करने के लिए, हमारे युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, दुर्गम क्षेत्रों को सेवा देने के लिए और कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जीएसडीपी सुधारने के लिए और हमारे टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए, इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए, स्किल देने के लिए लगातार हर फील्ड का ध्यान रखा गया है और मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। सर, सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी विपक्ष बता रहा है, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि सिर्फ चुनावी वर्ष लोग लुभाव। देखिए, आंकड़ों की बाजीगरी नहीं है। विपक्ष जो है नकारात्मक व्यू के साथ बजट सेशन में आया है। वो चाहता नहीं कि बजट सेशन हो, वो चाहता नहीं गैरसैंण में सत्र हो, वो चाहता नहीं ज्वलन मुद्दों पे डिस्कशन हो, वो चाहता नहीं कि क्षेत्र के जो विकास के मुद्दे हैं उन पे चर्चा हो। देखिए, सबसे अच्छा विपक्ष को अगर घेरना है सरकार को तो सदन में तरीका है गिरने का, लेकिन सदन में भी नहीं आ रहे क्योंकि उनको पता है कि सरकार ने अच्छा काम किया है। सरकार लगातार जनता के बीच रही है, सरकार जनता में विकास करने का काम सरकार ने किया है और जनता का जो विश्वास है वो आज भी सरकार के साथ है, इसलिए विपक्ष मुद्दे से भाग रही है। सर, एक आखिरी सवाल, जब राज्यपाल जी आए तो कांग्रेस के विधायक सब यहाँ बैठे थे, नारेबाजी कर रहे थे, किस रूप में देखते हैं? क्या सदन की परंपराओं में दुखद है और ये लगातार एक प्रक्रिया बन चुकी है विपक्ष की। आपने देखिए, जब ऑनरेबल प्रेसिडेंट बंगाल गई थी तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने प्रोटोकॉल उल्लंघन किया। जब हमारे गवर्नर यहाँ पर आए अपना अभिभाषण करने, ऑनरेबल गवर्नर, तो उनके साथ बदतमीजी करी गई, गो बैक के नारे लगाए गए, रत्तू तोता बोला गया उनको। तो ये तो कांग्रेस की मानसिकता दिखा रही है कि दिन पे दिन उनकी मानसिकता कितनी खराब होती चली जा रही है। संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्तियों का भी सम्मान नहीं कर पाएगी कांग्रेस, तो फिर राजनीति में फिर मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से विपक्ष का नकारात्मक रवैया रहा वो सदन के लिए नहीं कहा जा सकता, ना सदन की परंपराओं के अनुरूप कहा जा सकता है। लेकिन जो बजट मुख्यमंत्री ने पेश किया है वो राज्य के समुचित विकास वाला बजट है और आगे बढ़ाने वाला इस बजट को कहा जा सकता है। जो संकल्प राज्य सरकार ने लिया उसे पूरा करने वाला कह सकते हैं। कैमरामैन अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, बराड़ी से। तो वहीं बजट सत्र पर लेकर इस पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। जहां भरांडी सीट में स्थित विधानसभा भवन को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को प्रस्ताव भेजा है। आपको यह भी जानकारी देते चले कि मंत्री ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को पूरा होने की भी जानकारी दी और इसी विषय पर हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने पर्यटन मंत्री से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, आप सुनिए। हमारे साथ है पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी, उनसे बातचीट करते हैं। सर, किस रूप में देखते हैं? आपने लगातार एक चीज को, पर्यटन को बढ़ावा देने की बात यहाँ पर करी है और इस बार आपने नया सुझाव यहाँ पर दिया है कि इस विधानसभा भवन को टूरिज्म से भी जोड़कर देखा जाए ताकि आमदनी। निश्चित रूप में हमने मंदिरों को टूरिज्म से जोड़ा है, धार्मिक स्थलों को टूरिज्म से जोड़ा है, हमने झीलों को टूरिज्म से जोड़ा है। तो निश्चित रूप में अगर ये हमारा जो विधानसभा भवन है ये भी टूरिज्म से जुड़ेगा तो हम निश्चित रूप में इसका फायदा होगा और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स यहाँ आकर के अपना इसकी जो मनोरमता है, सुंदरता है और जो यहाँ पर धूप की फैसिलिटीज हैं, मीटिंग्स करने की फैसिलिटीज हैं, विवाह करने की फैसिलिटीज हैं, वो डेवलप होंगी तो हमारा टूरिज्म काफी एक्सेल करेगा। सर, क्या लगता है अभी तक इन दिशा में जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ? सिर्फ आपने मैं तो सुझाव दिया है, मैंने सुझाव दिया उन अध्यक्षा जी को, उन्हें विचार करना है और वो हमें सौभाग्य देंगी तो टूरिज्म इसको अपने साथ ले करके चलेगा और निश्चित रूप में इसको बढ़ाएगा। यहाँ काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। सर, एक चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली तैयारी आप लोग लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, किस रूप में रहेगा? चारधाम यात्रा की हमारी तैयारियां हो चुकी हैं, मीटिंगें हमारी हो चुके हैं और 22 अप्रैल और बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के कपाट जो है 22 अप्रैल को खुलेंगे, बद्रीनाथ धाम के कपाट 24 अप्रैल को खुलेंगे, जबकि गंगोत्री यमुनोत्री के धाम के कपाट जो है परंपरागत तौर पर अक्षय तृतीया के दिन 19 अप्रैल को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाएंगे। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। तो इसके लिए हमने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ 50 काउंटर बनाए हैं
जिनमें कि 30 काउंटर तो ऋषिकेश में हैं, 20 काउंटर विकासनगर में स्थापित किए गए हैं, जो राउंड द क्लॉक जो है काम करेंगे। सर इस बार और रिकॉर्ड बन सके यात्रियों का, क्योंकि पिछली बार भी आप वो लोगों ने निर्भर करेगा मौसम के ऊपर, निर्भर करेगा। मौसम आपदा लाएगा तो निश्चित रूप में उस पर रुकावट आएगी। अगर मौसम ठीक रहेगा तो यात्रा हमारी बड़ी तीव्र गति से संचालित होगी। बेहतर प्रबंध अब तक कर दिया सर, जिम्मेदारी तय कर जो सब तय हो चुकी है। जा पर्यटन मंत्री सीधे तौर पर ये कह सकते हैं, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने साफ तौर पर कहा कि लगातार प्रयास है और जो कोशिश की जा रही है राज्य में पर्यटन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, उस पर काम यहाँ पर हो रहा है। और आपकी बात ये कह सकते हैं कि बेहतर रिजल्ट और यहाँ पर देखने को मिलेंगे और राज्य सरकार की कोशिश भी यही है। इसी जांच चल रही है, रूपछड़ी जानी नहीं चाहिए। इंडिया वाइज रूपछड़ी जो गई है उसके लिए। तो देहरादून में गैरसैंण में चल रहे बजट सत्र को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोक-झोंक कल भी देखने को मिली थी और आज जहां बजट सत्र का दूसरा दिन है, कयास लगाए जा रहे हैं कि आज का भी बजट सत्र जो है बेहद ही घमासान वाला रहना चाहता है और जहां सत्ता और विपक्ष दोनों आमने सामने नजर आएंगे। देखिए, आईना तोड़ने से शक्ल और विद्वानों की उपेक्षा करने से अक्ल कभी नहीं बदलती। ये सभी को, पूरे उत्तराखंड वासियों को पता था कि सत्र शुरू होगा ही और विपक्ष अपने कार्य में लग जाएगा, क्योंकि इनको जनता ने अगर कहीं विधायक बनाया है, देवतुल्य जनता तक का ये अपना साथ नहीं दे रहे हैं, देवतुल्य जनता का भरोसा तोड़ रहे हैं। जब सत्र हो रहा है वहाँ पर, तो अपने सवालों को वहाँ कहने की बजाय सड़क पे, सीढ़ी पे और गली चौबारों में कहने की इनकी आदत हो गई है। देवतुल्य जनता के सवाल को ये सदन में न उठाकर इस तरीके की रणनीति आज से नहीं, पहले से ही उठाते चले आए और इसके लिए सब लोग तैयार थे कि विपक्ष फिर नाटक करेगा, क्योंकि बेल के अंदर रजाई कंबल ओढ़ के सोने वाला विपक्ष क्या जनता के हित की बात करेगा। जब टेबल की तोड़ फोड़ करता है, कागजों को फाड़ता है, वो विपक्ष क्या कार्य करेगा। तो निश्चित रूप से मैं विपक्ष को यही कहूँगी कि सत्र चल रहा है, सत्र को शांतिपूर्वक होने दें, न कि इस तरीके की नौटंकी करना शुरू कर दें। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए भराड़ीसैंण से संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभय जी, जिस तरीके से आज बजट सत्र का दूसरा दिन है और कयास लगाए जा रहे हैं कि आज भी बेहद घमासान वाला बजट सत्र का दूसरा दिन रहने वाला है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, और ये घमासान की झलक सुबह बजट सत्र यानी जो सदन की कार्रवाई है उसके शुरू होने से पहले ही विपक्षी सदस्यों का जो विधानसभा के बाहर जो सीढ़ियां हैं उस पर धरना प्रदर्शन देने से यहां पर हो गई है। विपक्षी सदस्यों ने जनहित के जो मुद्दे थे उन मुद्दों को तख्तियों पर नारे के रूप में लिखकर उसको उठाने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर किया गया था। हर विधायक ने अपने अपने क्षेत्र के एक एक समस्या को तख्ती पर नारे के रूप में इंकित करने का काम यहाँ पर किया था। विधानसभा के बाहर धरने पर बैठकर उन्होंने प्रदर्शन करने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर किया गया। ये समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से यहाँ पर काम होना चाहिए था, जिस रफ्तार से यहाँ पर काम होना चाहिए था, उस रफ्तार से यहाँ पर काम अभी तक नहीं हो पाया है। सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, यानी बजट सत्र का दूसरा दिन था, महत्वपूर्ण इसलिए भी था कि आज से क्वेश्चन आवर यहाँ पर चलने थे। क्वेश्चन आवर में विधायकों के जो सवाल थे, जो जनहित से जुड़े जो प्रश्न थे, वो यहाँ पर उठने थे। लेकिन विपक्ष ने वहाँ पर भी सदन की कार्रवाई शुरू होते ही नियम 310 के तहत कार्य स्थगन का प्रस्ताव लाने का काम यहाँ पर किया। विपक्ष ने कहा कानून व्यवस्था बड़ी महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर प्रदेश में समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है उस पर चर्चा करानी यहाँ पर चाहिए। उन्होंने नियम 310 के तहत इस मांग को उठाने का काम यहाँ पर किया। ये कह सकते हैं कि सदन के भीतर इस मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा भी थोड़ी यहाँ पर किया था। पीठ की तरफ से विपक्ष की उस मांग को स्वीकार करने का काम यहाँ पर किया गया। नियम 58 में उसे अग्राही करते हुए चर्चा कराने की मांग यहाँ पर की गई। उसके बाद क्वेश्चन आवर यहाँ पर शुरू हो पाया और जिस प्रकार से विधायकों ने जनहित के प्रश्नों को उठाने का काम यहाँ पर किया, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि मंत्रियों का जो होमवर्क था वो थोड़ा सा संशय उस पर यहाँ पर उठता हुआ नजर आया है, क्योंकि ना तो समुचित जवाब यहाँ संतोषजनक जवाब मंत्रियों की तरफ से अब तक यहाँ पर दिया गया था। खासतौर पर विधायकों के जो निशाना था वो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से जुड़े हुए विभागों को लेकर यहाँ पर था, क्योंकि चमोली जनपद में यह भराड़ीसैंण आता है। भराड़ीसैंण में विधानसभा चल रही है, बजट सत्र यहाँ पर चल रहा है और यहीं पर चमोली जनपद में ही नंदा राज जात यहाँ पर होनी है। और उस नंदा राज जात को लेकर जिस प्रकार से इस समय कई तरीके की गतिविधियां यहाँ पर चल रही है, दो धड़ों में लोग बंटे
हुए से नजर आ रहे हैं। नंदा समिति के जो लोग हैं वो दो दलों में बंटे से नजर आ रहे हैं। उस पर सरकार किस तरीके से काम यहाँ पर कर रही है ताकि ये जो नंदा राज जात यहाँ पर होती है, ये हर साल तो लोक जात यहाँ पर होती है, लेकिन 12 साल में जो नंदा राज जात यहाँ पर होती है, बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा यहाँ पर होती है, प्रसिद्ध देवी यात्रा यहाँ पर होती है, उसको सही रूप से व्यवस्थित किया जा सके और उसका संचालन सही रूप में यहाँ पर हो सके, उसको लेकर सवाल पूछने का काम यहाँ पर किया गया था। लेकिन पर्यटन मंत्री की तरफ से ना तो संतोषजनक जवाब वहां पर दिए गए, बल्कि ये कहा जा सकता है कि पर्यटन मंत्री को कवरेज देने के लिए खुद संसदीय कार्य मंत्री बिल्कुल अभय जी, लेकिन देखिए इस बीच सोचने वाली बात ये भी है कि जहां विपक्ष 5 दिवसीय बजट सत्र को लेकर घमासान कर रहा था, बजट की जो अवधि है उसे कम बता रहा था, लेकिन अभी जिस तरीके से बजट सत्र की शुरुआत हुई है, अब इसमें जिस तरीके से विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है, तो ये 5 दिन भी ढंग से संचालित नहीं होने दिया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि विपक्ष ने पहले तो सत्र की अवधि को लेकर सवाल यहाँ पर खड़े किए थे और विपक्ष अब भी अपनी उस मांग पर अडिग यहाँ पर दिख रहा है। विपक्ष ना तो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यहाँ पर भागीदारी कर रहा है और ना ही सरकार से इस विषय को लेकर कोई चर्चा कर रहा है, लेकिन जरूर विपक्षी सदस्य सरकार से इस बात को उठाने की मांग यहाँ पर सदन के भीतर करते हुए नजर आ रहे हैं कि सत्र की जो अवधि है उसको बढ़ाने का काम यहाँ पर किया जा सके, क्योंकि सदन की जो नियमावली है, सदन जिन परंपराओं के अनुरूप यहाँ पर चलता है, ऐसे में 3 से 4 दिन का सत्र चलाना उचित नहीं है। बजट सत्र है, इस बजट सत्र पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, चुनाव से पहले का महत्वपूर्ण बजट सत्र यहाँ पर कहा जा सकता है। ऐसे में अगर उसकी अवधि जो होती है अगर वो सीमित होती है तो फिर ना जनता के प्रश्न यहाँ पर उठ पाएंगे, ना सरकार विकास की उन योजनाओं का बखान, उन योजनाओं को सही तरीके से बताने का काम यहाँ पर कर पाएगी। इसलिए सत्र की अवधि यहाँ पर बढ़नी चाहिए, लेकिन ये कार्य मंत्रणा समिति के ऊपर निर्भर करता है, सरकार की जो कार्य मंत्रणा समिति है कि वो सत्र को लेकर किस तरीके का बिजनेस यहाँ पर लाती है और कितने दिन सत्र की अवधि को अपने यहाँ पर रखना चाहती है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि सत्र की अवधि को लेकर विपक्ष आक्रामक रुख यहाँ पर अपनाए हुए है। इसके अलावा सदन के भीतर की अगर हम बात करें तो आज दूसरा जो दिन है ये बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि सरकार की तरफ से कई संशोधित विधेयक सदन के पटल पर रखे जाते हैं। इसके अलावा 6 विभागों की जो कैग रिपोर्ट है वो सदन के पटल पर रखी जानी है। कैग रिपोर्ट उन सब चीजों को इंगित करती है जहां पर ना तो सही तरीके से काम हो पाया हो, ना बजट का सही इस्तेमाल वहां पर हो पाया, उन सब चीजों को बताने का काम इस कैग रिपोर्ट में यहाँ पर किया जाता है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अगर आज का दिन सही रूप से यहाँ पर संचालित होता है, सदन की कार्रवाई निर्बाध रूप से यहाँ पर चलती है, तो फिर जो जनहित के जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, चाहे वो विधेयक के रूप में हो, याचिकाओं के रूप में या सूचनाओं के रूप में, वो सदन के पटल पर आएंगे और निकट भविष्य में उन सभी प्रश्नों का जो समाधान है, जो उत्तर है, वो निकलता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल अभय जी, आज यूसीसी पर भी इस पर आज विचार विमर्श और अध्यादेश आने की जो है संभावना को जताया जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, यूसीसी को लेकर राज्य सरकार की स्पष्ट नीति यहाँ पर रही है। यूसीसी को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य यहाँ पर बन चुका है। यूसीसी में जो संशोधन यहाँ पर होने थे, उस संशोधन विधेयक को सदन के पटल पर आज रखने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। यही यूसीसी कानून है जिसकी तारीख खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर कर चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर कर चुके हैं। कई राज्य उत्तराखंड राज्य के इस यूसीसी कानून का जो वर्णन है, उस यूसीसी कानून का जो अध्ययन है उसको करते हुए नजर आ रहे हैं। कई राज्य इसे सही मानने का काम यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से इस कानून को अभी भी ये कह सकते हैं कि सफेद हाथी के रूप में बताने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और जिस तरीके से आज ये संशोधित विधेयक सदन के पटल पर रखा जाएगा, जब इस पर चर्चा कराने की मांग आएगी तो विपक्ष की तरफ से जरूर इसको लेकर कई तरीके के सवाल वहां पर सदन के भीतर खड़े करने का काम वहां पर हो सकता है। लेकिन सरकार की नीति स्पष्ट है और ये जग जाहिर है कि सरकार ने जिस कानून को लाने का काम यहाँ पर करा, उसे किसी भी रूप में आगे निर्बाध रूप से संचालित करने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा और संशोधित जो विधेयक है उसे भी पास कराने का काम सदन के भीतर सत्ता पक्ष की तरफ से किया जाएगा। जी ठीक है अभय जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आज उत्तराखंड में बजट सत्र का दूसरा दिन है और आज भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आज का जो सत्र है वो भी बेहद ही हंगामेदार रहने वाला है। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तराखंड में बजट सत्र की ओर, जहां भरांडी सेंट में बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। क्योंकि हम जब भी डीएफओ को कहते हैं तो वो कहते हैं कि भालू ने नहीं तोड़ा, लेकिन जब माइग्रेशन नीचे होता है तो हर घर
दारमा, रालम और हमारा मल्ला जो है, यहाँ भालू बहुत जो है घरों को नुकसान कर रहा है। और जो अभी मेरे यहाँ 3 ऐसे हादसे हुए भालू ने, जिनका एक का पूरा एक साइड का आंख ही खत्म कर दिया और एक के पूरे सर डैमेज कर दिया, तो उनके लिए क्या प्रावधान है मुआवजे का? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आपके माध्यम से सदन को अवगत कराया था कि पहले भालू के द्वारा मकानों को क्षतिग्रस्त करने के लिए मुआवजे का प्राविधान नहीं था। हमारी सरकार ने इस चीज को संवेदनशीलता से, गंभीरता से परीक्षण किया और भालू के द्वारा मकान को क्षतिग्रस्त पहुंचाने पर मुआवजे का प्राविधान किया गया। माननीय सदस्य राम सिंह केड़ा होगी इसके लिए बताएंगे माननीय मंत्री जी, कितनी राशि होगी जिनके मकान क्षति हुए हैं और बगीचे क्षति हुए हैं? बैठिए, हम आप बोलिए, माननीय- प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे क्षेत्र में गत वर्ष से 3 बहनों को बाघ ने निवाला बनाया और इस बार भी 4 बहनों को बाघ ने घर के, यानी कि गांव और जंगल के बॉर्डर के जो खेत हैं, हमारे खेत में आकर के बाघ ने 4 बहनों को निवाला बना दिया। मेरा क्षेत्र 100% ऐसे गांव हैं जो जंगल से लगे हुए हैं और जंगल और गांव प्रश्न के करिए, प्रश्न करिए। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि लगातार बाघ का आतंक भीमताल विधानसभा क्षेत्र के ओखलकांडा में, धारी में, रामगढ़ में, भीमताल में लगातार जारी है और आज भी सुबह सुबह फोन आया प्रश्न करिए गांव आप, से कि प्रश्न अभी करिए। तेंदुआ घरों के आसपास दिख रहा है। प्रश्न। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूं कि भीमताल विधानसभा क्षेत्र में जो हर साल 4 बहनों को, कभी किसी साल 3 बहनों को, किसी साल प्रश्न करिए 4 आप। बहनों को बाघ और तेंदुए प्रश्न के तो द्वारा करिए। निवाला बनाया जा रहा है, तो इसका निदान क्या है? मैं एक तो ये पूछना चाहता हूं और दूसरा, जिस घर से किसी माता को बाघ ने निवाला बनाया है तो उसके परिवार के एक सदस्य को फायर में खाली रख देते हैं, उसके बाद उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैं माननीय निवेदन मंत्री करना जी, चाहता बैठिए, हूं बैठिए। उस परिवार के सदस्य को नौकरी, क्या प्रश्न नौकरी आप मिल कर सकती नहीं है? रहे हैं, आपका क्या प्रश्न है? उस परिवार के सदस्य को नौकरी मिल ठीक है, सकती बैठ नहीं मिल जाइए। सकती है? माननीय मंत्री माननीय जी। अध्यक्ष जी, माननीय माननीय अध्यक्ष जी, सरकार के द्वारा इसमें मुआवजे का प्राविधान है, नौकरी दिए जाने का कोई प्रस्ताव? माननीय मनोज तिवारी जी। माननीय अध्यक्ष मनोज तिवारी जी। माननीय अध्यक्ष जी, ऑन था थोड़ा अपने उत्तर में कहा है कि वर्ष 2000 से दिनांक 21 जनवरी 2026 तक मानव मृत्यु हुई है 1296 और घायल हुए हैं गंभीर रूप से 6624। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जो मानव मृत्यु हुई है उनके मृतक परिवार को और जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, कुल कितनी धनराशि वितरित की गई है? माननीय अध्यक्ष जी, 31 जनवरी 2026 तक जो मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रकरणों में भुगतान की राशि है, इसमें मानव मृत्यु 11 है और इस 4 प्रकरणों में आंशिक भुगतान हुआ है। कुल इसमें एसडीआरएफ मद से 38 लाख रुपया और एसडब्ल्यूसी निधि से 31 लाख रुपया। मैंने आपसे बताया, एक तो हमने माननीय अध्यक्ष जी पहली बार कॉर्पस फंड का प्राविधान किया, दूसरा बताया कि 4 लाख से 6 लाख और अब 6 लाख से 10 लाख करने का काम किया। और मानव जो घायल हुए हैं इसमें ये 210 हुए हैं, जिनमें 43,32,000 एसडीआरएफ मद से 14,32,000 कुल आवश्यक धनराशि 43 बेचती थी, 14,35,000 एसडीआरएफ मद से और एसडब्ल्यूसी निधि से 28,87,000। माननीय अध्यक्ष और महत्वपूर्ण सवाल 9 करोड़ की हमने इस बार भी मांग की है इसमें। माननीय सदस्य बंशीधर भगत जी। आपने बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो आप जब प्रश्न करता है बस उसकी तरफ देखते हो, जो जवाब देता है उससे बीच में हाथ हिलाता है उसकी तरफ तो देखते नहीं। ये भी जरा देखिए। नए नए चश्मे पहने तो थोड़ा सा समस्या हो रही है। मैं सबसे पहले तो माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को और वन मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये लोग तो ये जो बोल रहे हैं इनको बोलना ही वही है, लेकिन धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि पहले मानव क्षति में 4 लाख था, इन्होंने बढ़ा के 6 लाख किया, फिर अब उसको 10 लाख कर दिया। और उससे बड़ी उपलब्धि ये है कि जैसे ही कोई घटना घटती है तत्काल अधिकारी पहुंचते हैं। ये तो झूठ बोल रहे हो या तत्काल की बात? तो पहले सुन ये लो, झूठ बोल रहे हो आप। प्रश्न पूछो, हम पूछेंगे। अरे मदन जी, आपको बोलना ये तो है, सुन लो मेरी बात। धन्यवाद बेटा, वो बोलना है, मुझे भाषण दो ना।
अरे ये नहीं चलेगा, माननीय सदस्य ये नहीं चलेगा। बिल्कुल आराम से ले लेना ना, ये वो जाते हैं और तत्काल उसकी पेमेंट कर रहे हैं। टिकट तो मिल जाएगा, आप पहली बार कोई होगा। दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं साथ में ये कहना चाहता हूं, विशेष रूप से अपनी विधानसभा कालाढूंढ के लिए कहना चाहता हूं कि मेरा चारों तरफ से जंगल से घिरा क्षेत्र, 6 महीने लगता है। तो क्या वायर फेंसिंग का व्यवस्था उस कालाढूंढी विधानसभा से जानवरों की एंट्री न हो, इसके लिए आप करेंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, बड़ा धन्यवाद। मानव वन्यजीव संघर्ष को भैया पर सवाल जवाब दे दूं यार। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय सम्मानित सदस्य को बताना चाहता हूं कि मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए सरकार ने बड़ी गंभीरता से काम किया। हम लोगों ने पहली बार सोलर लाइट्स देने का काम किया, ताकि सोलर लाइट देने से इस तरह की घटनाओं पे आबादी क्षेत्र में जानवर न जा पाए। अब हम लोग सोलर लाइट के साथ साथ बुश कटर भी दे रहे हैं, ताकि गांव के आसपास लोग झाड़ियां जो है उन झाड़ियों को काटने का काम गाँव वाले कर सके। हम बुश कटर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हॉट स्पॉट आइडेंटिफाई किए हम लोगों ने। और इसके साथ साथ माननीय अध्यक्ष जी, जो आपको बताया कि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, नगर निगम में, नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका, और बाकी हम लोग लगातार वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सोलर फेंसिंग, बायो फेंसिंग, हम लोग लगातार इस पर आगे बढ़ रहे हैं। धन की उपलब्धता के हिसाब से जितना धन उपलब्ध होता है, हम लोग इसमें स्वीकृति देकर ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एरिया को सोलर फेंसिंग से कवर किया जाए। प्रश्न संख्या 8 माननीय सदस्य श्री संजय डोभाल जी। माननीय अध्यक्ष जी। डोभाल जी, माननीय सदस्य डोभाल जी। माननीय मंत्री जी। जी हाँ अध्यक्ष जी, जी हाँ। पड़ा हुआ माना जाए, बैठ जाए जी, बोलिए, प्रश्न करिए। यमुनोत्री तीर्थाटन बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा 6 जनवरी 2023 को रोपवे निर्माण के लिए मंजूरी दी थी, जो कि बहुत समय से रुका हुआ था। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगा कि वो यमुनोत्री के तीर्थाटन हो या पर्यटन के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, और उसको कार्य आदेश हुए 3 साल से ऊपर हो गया है, उस पर अभी तक क्या कार्य हुए हैं और क्या प्रगति है? माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने ये जो खरसाली रोपवे की बात माननीय सदस्य ने कही है, इसमें SRM कंपनी को PPP मोड में दिया है माननीय अध्यक्ष जी, और इसमें 17.10% वो प्रॉफिट का शेयर सरकार को देगा। ये तो माननीय अध्यक्ष जी, इसमें पहले जो सर्वे हुआ PPP मोड में दिया था, उसमें सर्वे में उन्होंने जो दाएं की उसमें नदी के दाईं तरफ में 16 टावर यमुना के दाईं ओर प्रस्तावित किए थे, और उसमें यह हुआ कि अब जब पहली बार जब DPR बनी थी, अब दोबारा जब पहले वाले ने PPP मोड में मना कर दिया, जब हमने इसको दिया, तो इन लोगों ने माननीय अध्यक्ष जी नया सर्वे करके अब ये बाईं तरफ आना चाहते हैं, जिसमें टावर्स की संख्या भी 10 हो रही है। तो इसमें फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर का केस बन रहा है माननीय अध्यक्ष जी। फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर होगी, फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर होने के बाद इसका निर्माण शीघ्र कराया जाएगा। और तो विधानसभा की कार्रवाई लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।